हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 19 अप्रैल 2025 का डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फोर टॉपिक्स। फर्स्ट, भगवत गीता एंड नाट्य शास्त्र इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। यूनेस्को का एक मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर है जिसमें कि भगवत गीता को इंक्लूड किया गया है और नाट्य शास्त्र को इंक्लूड किया गया है। ये हमारा प्रीलिम्स के लिए काम आता है, GS1 के लिए काम आएगा। सब्जेक्ट क्या है? आर्ट एंड कल्चर। प्रीलिम्स के लिए दिस इज हाईली हाईली इंपॉर्टेंट ये टॉपिक इस साल के लिए। सेकंड इज कैलाश मानसरोवर यात्रा, जो इंडिया के लोग चाइना में जाके करते थे, क्योंकि कैलाश मानसरोवर कहाँ पे लोकेटेड है? तिब्बत में लोकेटेड है। तो वहां पे लोग जाके करते थे। कोविड के बाद से वो छूट गया था, वापस से रीस्टार्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। थर्ड इज इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। तो जस्टिस रिपोर्ट तो आई है और उसपे इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के एक एक्स जस्टिस हैं जिनका नाम है जस्टिस लोकुर, उन्होंने अपना रिमार्क्स दिया है एक्स्ट्राडिशन को लेके। तो ये पूरा हम समझते हैं, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। लास्ट टॉपिक इज एक्टिव मोबिलिटी। मोबिलिटी इन इंडिया है ना, कि साइकिल से जाना या फिर किस चीज से जाना। जो सोसाइटी, जो अर्बनाइजेशन टॉपिक होता है GS पेपर 1 में, उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ऑल द टॉपिक्स, खासकर टॉपिक नंबर 1 एंड टॉपिक नंबर 3 आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑल्सो। भगवत गीता एंड भारत नाट्य शास्त्र। भारत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा है। नाट्य शास्त्र मैन्युस्क्रिप्ट हैज बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज प्रेस्टिजियस मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर। यूनेस्को का प्रेस्टिजियस मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में इसको इंक्लूड किया गया है। सोर्स हमने कहाँ से लिया है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में ये कब पोस्टेड था? पोस्टेड ऑन 18 अप्रैल 10:43 AM बाई PIB दिल्ली। उसके बाद न्यूज़पेपर्स में भी आया। की टेकअवेज क्या है? ट्रेडिशनली एट्रीब्यूटेड टू सेज व्यास। सेज व्यास या सेज व्यास मतलब साधु व्यास जो थे, व्यास ऋषि से एसोसिएट किया जाता है भगवत गीता को। भगवत गीता जो कि एक 700 वर्स स्क्रिप्चर है महाभारता में। भगवत गीता से आप सब लोग वाकिफ हो। लॉर्ड कृष्णा जो है, भगवान कृष्ण, जो कि अर्जुन के सारथी हुआ करते थे, अर्जुन को उन्होंने संवाद दिया, समझाया बहुत सारी चीजें महाभारत स्टार्ट होने के पहले। वो सारी चीजें भगवत गीता ही हैं, जो कि अर्जुन के ड्यूटी, राइटियसनेस और स्पिरिचुअलिटी के बारे में है। और इसमें ऑब्वियसली जो भगवत गीता से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं निष्काम कर्मा। निष्काम कर्मा जो निकल के आता है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और निष्काम कर्मा को अगर आप फॉलो करते हो तो आपके लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस कम हो जाता है। इस टेक्स्ट इज डेटेड फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी BC। फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी BC से इसको डेट किया जाता है। नाट्य शास्त्र की बात करें तो भारत मुनि ने इसको लिखा है। भारत मुनि ने बहुत सारे आर्ट्स के बारे में, यहाँ पे डांस, ड्रामा, म्यूजिक, सबके बारे में लिखा है। रसा के बारे में लिखा है। अलग अलग तरह से इंडियन थिएटर में रस का एक कॉन्सेप्ट है। रस मतलब अस्थेटिक एक्सपीरियंस। द treatise consists of 36,000 verse, 36,000, and was codified around 2nd century BC, continuing to influence performing arts। आज भी आप देखते हो बहुत सारा जो इंडिया का ट्रेडिशनल डांस सिस्टम वगैरह है, म्यूजिक सिस्टम वगैरह है, कार्नाटिक म्यूजिक है, इंडियन म्यूजिक है, नॉर्थ इंडियन म्यूजिक है, या फिर जो डांस है, क्लासिकल डांसेस, वो सब का रेफरेंस आपको कहाँ मिलेगा? नाट्य शास्त्र में मिलेगा। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। अब ये क्या है? यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 1992 में लॉन्च किया गया, जिससे कि पूरे वर्ल्ड का जो कि डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज है। डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज क्या हो सकता है? बुक्स हो सकता है, मैन्यूस्क्रिप्ट हो सकता है, उसको प्रिजर्व किया जा सके एंड प्रोमोट्स किया जा सके। इफ इट सेफगार्ड्स ह्यूमैनिटीज डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज, इंश्योरिंग मटेरियल्स आर एक्सेसिबल फॉर फ्यूचर जनरेशन। मटेरियल फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या रहे? एक्सेसिबल रहे। इंडियाज अर्लियर एंट्रीज टू द मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। अर्लियर क्या क्या एंट्रीज आई इसमें? रामचरितमानस, पंचतंत्र, श्राद्ध लोका लोचना, ये सारी चीजें जो हैं पहले से ही मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इंक्लूडेड है। रामचरितमानस तो आप ऑब्वियसली जानते हो, रामायण का जो संस्कृत वर्जन है, जो लिखा हुआ रिटन वर्जन, उसको हम क्या बोलते हैं? रामचरित्र मानस बोलते हैं। पंचतंत्र, पंचतंत्र किसने लिखा है? हु हैव ऑथर्ड द पंचतंत्र? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है? क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनसे किसी के बारे में पूछा जा सकता है। अभिनव गुप्ता का जो वर्क था शिवा फिलॉसफी के ऊपर 2023 में, उसको भी इंक्लूड किया गया है। नैम, नैम मतलब जब आप IR पढ़ते हो, IR में पढ़ते हो, इंडिया ने आज़ादी के बाद ना तो US वाला ब्लॉक ज्वाइन किया, ना तो USSR वाला, नॉन अलाइंड हो गए।
और इंडिया के साथ बहुत सारी कंट्रीज चलने लगी, एक मूवमेंट बन गया जिसको बोलते हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट। और नॉन अलाइंड मूवमेंट का जो आर्काइव्स है उसमें जो डिबेट्स हैं, समिट्स हैं, वो सारी चीजें भी इसमें इंक्लूड की गई हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद 2005 में वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्स्ट फाउंडेशनल टू इंडियन स्पिरिचुअलिटी, इसको इंक्लूड किया गया है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी आर्काइव्स भी 2003 में डाली गई हैं। तो ये कुछ एंट्रीज हैं इंडिया की जो पहले से ऑलरेडी वर्ल्ड रजिस्टर में है। भगवत गीता को अभी मेंशन किया गया है और नाट्य शास्त्र को अभी मेंशन किया गया है। मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द नाट्य शास्त्र ऑफ भारत मुनि, भारत मुनि ने लिखा हुआ है, कोडिफाइड सेकंड सेंचुरी बीसी के अराउंड किया गया है। 36,000 वर्ड्स हैं इसमें। और जहां हम भगवत गीता की बात करते हैं 700 वर्ड्स इसमें जनरली आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गई इनके बारे में बात। सेकंड टॉपिक चलते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो कैलाश पर्वत है और कैलाश पर्वत किसके साथ एसोसिएट किया जाता है? लॉर्ड शिवा के साथ एसोसिएट किया जाता है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत आज के दिन में कहाँ है? आज के दिन में तिब्बत में है। और जब इंडिया और चाइना के बीच कोविड में 2020 में रिलेशन बहुत खराब होने स्टार्ट हो गए, तो रिलेशन खराब होने स्टार्ट हो गए, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा एक तरह से वापस बंद सी हो गई। वापस से उसको 5 सालों के बाद रिज्यूम किया जा रहा है। और ये 2025 वैसा साल है जब इंडिया और चाइना के बीच 75th ईयर कंप्लीट हो चुके हैं उनका डिप्लोमेटिक रिलेशन के। जब हमने चाइना को रिकॉग्नाइज किया, चाइना ने इंडिया को रिकॉग्नाइज किया, दोनों ने एक दूसरे कंट्रीज में एम्बेसीज बनाई और एम्बेसीज बना के एक दूसरे से फॉरेन रिलेशन स्टार्ट किया। तब से 75 साल बीत चुके हैं। कैलाश मानसरोवर कहाँ है? तिब्बत में है। इंडिया, नेपाल, चाइना, चाइना में है, इंडिया नेपाल के बहुत पास में है। रिलीजियस सिग्निफिकेंस सिर्फ हिंदुइज्म का नहीं है। लॉर्ड शिवा और पार्वती जो है, पार्वती देवी, तो वो दोनों का वहाँ पे अबोर्ड माना जाता है, निवास माना जाता है। इसके अलावा बुद्धिज्म में भी होम ऑफ बुद्धा डेमचौक भी माना जाता है, सिंबलाइजिंग ब्लिस। जैनिज्म में भी कैलाश इज अष्टपदा, अष्टपदा वेयर लॉर्ड ऋषभनाथ अटेंड निर्वाणा। लॉर्ड ऋषभनाथ जो जैनिज्म के हैं उन्होंने यहाँ पे निर्वाणा अचीव किया है। और तिब्बत का जो एंशिएंट रिलीजन है जिसको बोन रिलीजन कहते हैं, बोन रिलीजन के हिसाब से जो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है वो कैलाश पर्वत ही है, जहाँ से बॉर्न फेथ ओरिजिनेट होता है। तो कहीं ना कहीं कैलाश पर्वत का जो सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा कौन कौन कर सकता है? उसके लिए इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। इंडियन ओरिजिन होने से नहीं होगा कि आप दुबई रहते हो, आपने दुबई का यूएई के सिटीजनशिप ले रखा है, बट आप इंडियन ओरिजिन के हो तो आपको शायद कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं मिलेगा। इस तरीके से, इंडिया के तरीके से आप वहाँ नहीं जा सकते हो। आप एक सिटीजन ऑफ इंडिया होना आपके लिए मस्ट है, इंडियन पासपोर्ट होना मस्ट है। एज आपका 18 से 70 होना चाहिए, 70 से ज़्यादा ईयर वालों को नहीं भेजा जाएगा। बॉडी मास इंडेक्स 25 और कम होना चाहिए, मतलब आप दुबले पतले होने चाहिए। बहुत ज़्यादा हैवी हो गए तो आप अनफिट हो गए, नहीं जा पाओगे। मेडिकली अगर आप अनफिट हुए तो आपको नहीं मिलेगा जाने। फॉरेन नेशनल्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये लोग जो हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा के कर सकते हैं। मानसरोवर यात्रा इज द पिलग्रिमेज टू माउंट कैलाश एंड मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक भी है वहाँ पे। यात्रा इज मैनेज बाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फॉर इंडियन पिलग्रिम्स। रूट्स क्या है कैलाश मानसरोवर के वो हम लोग समझते हैं। दिस इज माउंट कैलाश। माउंट कैलाश के क्या ऊपर लोग ट्रैक कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। और ये रहा मानसरोवर लेक। तो एक है लिपू लेक पास। लिपू लेक पास जो है लोकेटेड एट 5,115 meters. This route is 200 kilometer of trekking and has been suspended since 2020. तो एक जो है लिपू लेक पास, जो लिपू लेक पास आप देख पा रहे होगे, लिपू लेक पास वहां से होके कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है। दूसरा हो सकता है नाथुला पास। नाथुला पास सिक्किम में पड़ता है, वहां से भी आप ऐसे होके तिब्बत जा सकते हो। तीसरा है नेपाल रूट। नेपाल में काठमांडू होके भी आप कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा सकते हो। बट नेपाल रूट से जाने के लिए आपको और भी आपके पास वीज़ा एंड परमिट्स रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आप न्यू दिल्ली से जा सकते हो, आप एयर रूट भी ले सकते हो, बहुत सारा रूट आप उनके लिए ले सकते हो, ट्रैकिंग रूट भी ले सकते हो। अलग अलग रूट है जिसके थ्रू आप कैलाश मानसरोवर यात्रा कर सकते हो। थर्ड हम बात करते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। At the release of India Justice Report 2025, former Supreme Court judge and current chair of the United Nations Internal Justice Council, यूनाइटेड नेशन का इंटरनल जस्टिस काउंसिल है, उसमें जस्टिस मदन बी लोकुर जो है उसके चेयरमैन हैं। उन्होंने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट पे 2025 पे अपना बहुत ही ग्रेव कंसर्न्स प्रकट किया है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट क्या बताता है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 ये बताता है कि जैसे कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जब रिलीज हुआ तो इसमें जो भी इंडिया में रहने वाले प्रिजनर्स हैं उन प्रिजनर्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मेन चीज़ तो यही बताता है कि जो प्रिजन्स हैं प्रिजन की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। प्रिजन में ओवर पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेशन, एक ह्यूमनली ट्रीटमेंट नहीं मिलता है प्रिजनर्स को इंडिया में, क्योंकि प्रिजनर जो हैं छोटे क्राइम करने वाले कुछ भी हैं तो ह्यूमन ही, उनका ह्यूमन राइट्स जो है वो अच्छे से मेंटेन नहीं रह पाता है। ये जो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट दिखाती है। और कई बार जो इंडिया के जेल्स में जो लोग रह रहे हैं वो कन्विक्टेड क्रिमिनल नहीं है, अभी तक कोर्ट ने उनको ट्रायल करके सजा नहीं सुनाई है, उन पे सिर्फ अभी तक एलिगेशंस हैं। और ऐसे एलिगेशंस वाले 70% से ज़्यादा लोग इंडिया के जेलों में सड़ रहे हैं क्योंकि वो बहुत गरीब हैं, पुअर हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं कि वो अच्छे लॉयर कर सकें, वो ट्रायल दे सकें, लॉयर का फीस भर सकें, तो वो लोग जेल में पड़े पड़े सड़ रहे हैं। तो ये कंडीशन होती है और इस कंडीशन की वजह से जो लोग, जिन लोगों ने क्राइम किया गया है इंडिया में और इंडिया में क्राइम करके वो दूसरे कंट्रीज में रह रहे हैं, इंडिया के लिए वो मोस्ट वांटेड हैं और किसी और कंट्री में रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल यूके में, यूएस में, किसी कंट्री में, तो इंडिया क्या करेगी, उनको एक्स्ट्राडाइट करेगी। एक्स्ट्राडाइट करेगी मतलब बुलाएगी वापस इंडिया में, वहाँ का जो भी लीगल एग्रीमेंट है उसके हिसाब से। बट कई बार अब ये हो जा रहा है कि एक्स्ट्राडिशन जो है वो प्रिवेंट कर दिया जा रहा है, रोक दिया जा रहा है। इस वजह से नहीं कि हाँ क्रिमिनल को इंडिया नहीं भेजना चाहिए, इस वजह से कि इंडिया के जेलों में रहने वाली कंडीशन, ह्यूमन राइट कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा खराब है। और इसी चीज़ पे चिंता जाहिर की है जस्टिस लोकुर ने। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट फोकस ऑन 4 प्राइमरी पिलर। जस्टिस रिपोर्ट किस चीज़ पे बात करता है? पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन, लीगल रिफॉर्म पे बात करता है। और क्या है, क्राइटेरिया क्या है? ईच स्टेट ड्यूटी इज इवेलुएटेड ऑन 5 की पैरामीटर: ह्यूमन रिसोर्स, बजट, infra, workload, diversity. Published by Tata Trust in collaboration with partner organization like Commonwealth Human Right Initiative, Daksh, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, टिस, प्रयास एंड अदर। तो इन लोग, ये सारे लोग मिलके, अगेन टाटा ट्रस्ट इज ए इंपॉर्टेंट नेम, ये सारे लोग मिलके इंडिया जस्टिस रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। तो कई बार आपको पब्लिश कौन रिपोर्ट करता है, ऐसे चीजें प्रीलिम्स में पूछ ली जाती हैं। प्रीलिम्स के लिहाजे से दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट। एम टू ड्राइव एविडेंस बेस्ड रिफॉर्म इन द जस्टिस सेक्टर, encourage state UT to identify gaps and improve their justice delivery mechanism through data driven insights। और अगर हम गुड न्यूज़ की बात करें तो पुलिस जो है 83% पुलिस स्टेशंस में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और 78% में वुमेन के लिए अलग से वुमेन हेल्प डेस्क है। जुडिशरी में वुमेन का जो परसेंटेज है वो 38% है। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में दैट इज नॉट वेरी बैड। प्रिजन्स की बात करें, 8 स्टेट्स मीट द 1:300 बेंचमार्क ऑफ वुमेन इनमेट्स पर वुमेन मेडिकल ऑफिसर। जितने अगर 300 वुमेन इनमेट्स हैं, इनमेट्स मतलब जेल में रहने वाले कैदी हैं, तो एक वुमेन मेडिकल ऑफिसर होनी चाहिए। तो 8 स्टेट्स ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। 86% ऑफ शेयर ऑफ प्रिजन इक्विप्ड विथ एटलीस्ट 1 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी से 86% ऑफ प्रिजन जो है फॉलो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में एक गुड न्यूज़ जैसा देता है। अब थोड़ा सा अगर हम बाकी हार्श न्यूज़ की बातें कर लें तो 50% वैकेंसी अमॉन्ग द 10,000 ऑड फॉरेंसिक स्टाफ अक्रॉस द कंट्री। फॉरेंसिक स्टाफ की कमी है जिसके हिसाब से जो एविडेंसेज है वो अच्छे कलेक्ट नहीं हो पाते हैं। 0 स्टेट ड्यूटी दैट मीट देयर ओन रिजर्व्ड कोटाज फॉर वुमेन इन द पुलिस। कोई स्टेट ऐसा नहीं है जो जितना वुमेन के लिए कोटा दिया है उसको वो फुलफिल करता है। लीगल एड 38% ड्रॉप इन नंबर ऑफ पैरालीगल वॉलंटियर। पैरालीगल वॉलंटियर जो है, वॉलंटियर जो खुद से आगे आते हैं, उसमें 38% का ड्रॉप देखने के लिए मिला है। 176 प्रिजन विद 200% एंड अबव ऑक्यूपेंसी, ये देखा गया है 176 प्रिजन में ऑक्यूपेंसी 200% से भी ज़्यादा है, मतलब जितने लोग होने चाहिए उससे डबल से भी ज़्यादा लोग रह रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा हार्श कंडीशन होती है। 20 स्टेट यूटीज में ओवर 20% अंडर ट्रायल्स डिटेन्ड फॉर 1-3 ईयर्स। 1-3 ईयर्स से वो डिटेल्ड ही हैं। 20% अंडर ट्रायल वैसे हैं जिनका ट्रायल ही नहीं हो पा रहा है। साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट फॉर 5.7 लाख प्रिजनर्स इन द कंट्री, 25 साइकेट्रिस्ट हैं। 25 स्टेट यूटी सैंक्शन नन। 25 स्टेट यूटी ने कोई भी साइकेट्रिस्ट प्रिजन में रहने वालों के लिए तय नहीं किया। जुडिशरी की बात करें, कर्नाटका ओनली स्टेट टू मिस SC ST ओबीसी कोटा इन जुडिशरी एंड पुलिस, बाकी स्टेट फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। हाई कोर्ट हैव हैड एनुअल केसेस क्लियरेंस रेट्स अबव 100% सिंस 2017।
SHRC क्या है? ओनली 4% ऑफ टोटल केसेज आर इनिशिएटेड सुओ मोटो। तो ये स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ऐसा बोलता है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट की फाइंडिंग क्या है? पुलिस फोर्स, देयर इज जस्ट वन सिविल पुलिस ऑफिसर फॉर एवरी 831 सिटीजन। एक सिविल पुलिस ऑफिसर है, एक पुलिस है 831 सिटीजन पे। ये रेशियो जो है मेंस में लिखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। 17% है पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी सर्विलेंस नहीं है। 30% में वुमेन का हेल्पलेस नहीं है। रिजर्वेशन कोटा ऑफ वुमेन हर स्टेट में मीट नहीं होता। प्रिजन्स जो है उत्तर प्रदेश के मोस्ट ओवर क्राउडेड हैं। दिल्ली के जेल में 91% अंडर ट्रायल रह रहे हैं, मतलब 9% ही एक्चुअल क्रिमिनल है, 91% अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल में मतलब कि कोर्ट उन पे अभी सजा नहीं सुनाई है। हो सकता है कि सबको सबको वो मिल जाए, सबके सब निर्दोष भी हो, ऐसा भी हो सकता है। गुजरात रिपोर्टेड द हाईएस्ट वैकेंसीज इन हाई कोर्ट जज और स्टाफ में वैकेंसीज भी हैं। जुडिशरी एंड लीगल एड, बिहार लोअर कोर्ट हैव 71% केसेस पेंडिंग फॉर ओवर 3 years। 3 साल से 71% केसेस लोअर कोर्ट्स में पेंडिंग है। पर कैपिटा स्पेंडिंग 182 रुपया है जुडिशरी के ऊपर, 57 रुपया है प्रिजन के ऊपर और 6 रुपया है लीगल एड के ऊपर। तो अगर इतना कम पैसा होगा तो जो गरीब लोग हैं वो मजबूर होते हैं कि छोटे मोटे क्राइम या जबरदस्ती अगर पुलिस ने उनको जेल में डाल भी दिया तो वो जेल में सड़ते रहते हैं। आपने एक मूवी देखा होगा जय भीम करके, जय भीम, अगर आपने मूवी नहीं देखा है तो जाइए उस मूवी को देखिए और ये बहुत सारी हार्श रियलिटीज आपको समझ में आएंगी। नो स्टेट इन इंडिया एलोकेट्स मोर देन 1% ऑफ इट्स टोटल बजट टू द जुडिशरी। जुडिशरी पे ज्यादा बजट जाता ही नहीं है। रिफॉर्म क्या है? जेंडर इंक्लूसिव रिक्रूटमेंट हो, बस जेंडर को उसमें, जेंडर को, वुमेन को ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड किया जाए। अपग्रेड पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर, सीसीटीवी कवरेज, एफआईआर डिजिटली हो पाए, वुमेन हेल्प डेस्क, जुडिशियल स्टाफिंग को कंप्लीट किया जाए, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बनाया जाए। लीगल एड डिलीवरी मतलब कम्युनिटी बेस्ड लीगल एड, तालुका क्लिनिक्स है ना, इन सब का जो है इनको बढ़ाया जाए। पर कैपिटा बजट बढ़ाया जाए, सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व किया जाए, प्रिजन को डी कंजेशन किया जाए, जबरदस्ती वहां पे रहने वाले लोगों को जबरदस्ती उनको रोक के नहीं रखा जाए। परोल जो होता है जिससे कि लोग जो कन्विक्टेड भी हैं वो भी बाहर आ सकते हैं किसी किसी स्पेशल पर्पज से, 15 दिन 1 महीने, वो लोग भी आते रहें। ओपन प्रिजन्स बनाया जाए। इंश्योर मेडिकल स्टाफिंग इन लाइन विद इनमेट पॉपुलेशन, जितना इनमेट है, जितने कैदी हैं उस हिसाब से मेडिकल स्टाफ भी प्रिजन्स में बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रिजन्स में एड्स वगैरह की बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। क्रिमिनल जस्टिस नाम का अगर आपने वेब सीरीज देखा होगा तो आप समझ रहे होगे। इम्प्लीमेंट मॉडल प्रिजन एंड को रिलेशन सर्विस एक्ट 2023 विथ अर्जेंसी। जस्टिस लोकुर का रिमार्क क्या है? एट द रिलीज ऑफ द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज एंड करंट चेयर ऑफ यूएन इंटरनल जस्टिस काउंसिल जस्टिस मदन बी लोकुर एक्सप्रेस ग्रेव कंसर्न। क्यों ग्रेव कंसर्न? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के प्रिजन का बहुत ज़्यादा खराब है और इसके वजह से संजय भंडारी, यूके अपीलेट कोर्ट डिनाइल टू एक्स्ट्राडाइट संजय भंडारी को एक्स्ट्राडाइट नहीं किया जा सका। अ डिफेंस काउंसलेट वांटेड इन इंडिया फॉर टैक्स इविजन, जो कि टैक्स इविजन के लिए इंडिया में वांटेड है। यूके की कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि इंडिया के प्रिजन्स में अच्छी कंडीशन नहीं है। द रिजेक्शन वाज बेस्ड ऑन इंडियाज इनएबिलिटी टू अश्योर ह्यूमेन कंडीशन इन इट्स जेल। ह्यूमेन कंडीशन हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पाते। दीज आर द एग्जाम्पल्स यू कैन राइट इन द एथिक्स। एथिक्स में भी बहुत ज़्यादा ये काम का होता है। जी गवर्नेंस में भी ये बहुत ज़्यादा काम का है। GS2 यहाँ पे आपका कवर हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट GS4 कवर हो रहा है। द कोर्ट ऑल्सो हाईलाइट अ लैक ऑफ कंक्रीट अश्योरेंस फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट डिस्पाइट मल्टीपल रिक्वेस्ट। दिस रूलिंग विल हैव लास्टिंग कॉन्सिक्वेंस ऑन ओवर 100 पेंडिंग एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट फ्रॉम इंडियन अथॉरिटीज वर्ल्ड वाइड। रूलिंग विल हैव लास्टिंग कॉन्सिक्वेंस होगा 100 से ज़्यादा एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट पे। मतलब हो सकता है कि एक्स्ट्राडिशन के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट किया है अब बाकी जगह से वहां से क्रिमिनल इंडिया के पास नहीं पहुंचे। इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडियाज एबिलिटी टू ब्रिंग बैक फ्यूजिटिव इज इंक्रीजिंगली बीइंग चैलेंज्ड, नॉट जस्ट ऑन लीगल ग्राउंड पे नहीं बट ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स पे। यूरोपियन एंड नॉर्थ अमेरिकन कोर्ट एडहेरिंग टू स्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड आर अनलाइकली टू एंटरटेन इंडियन रिक्वेस्ट अनलेस हम क्या करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करें। जेल्स में हेल्थ केयर और हाइजीन जेल्स में बहुत पुअर होता है। अगर आपने संजू मूवी देखी है, संजय दत्त जैसे रहते हैं, उसका हाइजीन आपको समझ में आ रहा होगा। मॉनिटरिंग सिस्टम, सीसीटीवी, ओवरसाइट, ये सब प्रिजन स्टाफ की अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो एक तरह से इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 एक आई ओपनर का काम करता है जस्टिस एक्सेसिबिलिटी में, एफिशिएंसी में, इंक्लूसिवनेस में। A holistic, sustained, and accountable approach is essential to transform justice delivery across India. As Justice Lokur notes,
Unless prisons are reformed and humane conditions are guaranteed, India's extradition goal and its standing in international law forum will continue to suffer. फोर्थ टॉपिक पे चलते हैं, एक्टिव मोबिलिटी इन इंडिया। एक्टिव मोबिलिटी मतलब देखो, यहाँ पे एक पर्सन साइकिल सजा रहा है, तो साइकिल सजा पाना, पेडेस्ट्रियन वॉक करना, इन सब चीज़ों को प्रमोट किया जाए। बट इंडिया में क्या होता है, इंडिया में फुटपाथ कम है, फुटपाथ है भी तो वहाँ पे बाइकें चढ़ जाती हैं और ये सारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं। एक्सीडेंटल डेथ्स एंड इंजरीज ऑफ पेडेस्ट्रियन, साइक्लिस्ट, स्ट्रीट वेंडर एंड अदर आर इंक्रीजिंग इन मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया। द आर्टिकल हाईलाइट्स द अर्जेंट नीड फॉर प्रमोटिंग एक्टिव मोबिलिटी, मतलब वॉकिंग को प्रमोट करना, साइकिलिंग को प्रमोट करना इन इंडिया ड्यू टू राइजिंग रोड एक्सीडेंट एंड पुअर पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर। पेडेस्ट्रियन इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, इसको प्रिवेंट करने की ज़रूरत है। एक्टिव मोबिलिटी क्या है? ह्यूमन पावर ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट यूजिंग फिजिकल एफर्ट इंस्टेड ऑफ इंजन्स। फिजिकल एफर्ट का मूवमेंट, फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, साइकिलिंग, स्केट बोर्डिंग, इन सबको प्रमोट करना। यूज फॉर कम्यूटिंग, कम्यूटिंग के लिए यूज करना, कि लोग एक जगह से दूसरी जगह आराम से, साइकिल कॉरिडोर बना देना कि साइकिल साइकिल चलाते हुए लोग चले जा रहे हैं, वर्क पे चले जा रहे हैं, स्कूल में चले जा रहे हैं, मार्केट में चले जा रहे हैं, तो लेस पॉल्यूशन होगा, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, सस्टेनेबल भी है। व्हीकल्स और फॉसिल फ्यूल्स जो रिलायंस है वो भी धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। एक्टिव मोबिलिटी से क्या होगा, सबके लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए इंक्रीज्ड एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज फुटफॉल फॉर रिटेल, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडिविजुअल के लिए पैसा कम लगेगा, ट्रांसपोर्ट अफोर्डेबल होगा, पब्लिक स्पेस फॉर इंजॉयमेंट एंड सोशलाइजिंग बढ़ेगा, हेल्थ बेनिफिट, पैदल जाएगा तो, साइकिल से जाएगा तो, कम्युनिटी बिल्डिंग होगा, और गवर्नमेंट के लिए रिड्यूस बर्डन ऑन हेल्थ केयर सिस्टम, लैंड यूज एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट होगा, लोअर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, टूरिज्म भी प्रमोट होगा। और ये सारी चीज़ें जो हैं प्रमोट होंगी अगर हम लोग ये सारे चीज़ फॉलो करते हैं तो। एक्टिव मोबिलिटी एंड मेंटल हेल्थ का बहुत ज़बरदस्त कोरिलेशन है। अल्टीमेट गोल, हेल्थ प्रमोशन, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ग्रीन सिटीज। इंगेजिंग इन एम इंक्रीजेस फिजिकल एक्टिविटीज, एक्टिव मोबिलिटीज में इंक्रीज करना फिजिकल एक्टिविटीज के साथ साथ मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है। रिजल्ट्स अबाउट एमएच आर मिक्स्ड एंड इनकंसिस्टेंट, मेनली क्रॉस सेक्शनल, खैर ये अलग बात होगी। एम माइट बेनिफिट मेंटल हेल्थ स्टेटस, ओवरऑल वेलबींग, सोसाइटल कनेक्शंस। A unified theoretical and methodological framework is needed to study the link between AM and HM, active mobility and mental health। के बीच में थोड़ा और स्टडीज हम लोगों को करना पड़ेगा। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो एक्टिव मोबिलिटी से गुड हेल्थ एंड वेलबींग इंप्रूव हो रहा है। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज जो 11 में है, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, और अगर पॉल्यूशन कम हो रहा है तो क्लाइमेट एक्शन भी लिया जा रहा है। तो एक्टिव मोबिलिटी से ये चारों सस्टेनेबल गोल, डेवलपमेंट गोल्स पे सीधे सीधे डायरेक्ट रूप से क्या पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें मेंस में इतना ब्यूटीफुली यूज की जा सकती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हो। राइजिंग इंजरी इन इंडियन सिटीज, इंक्रोचमेंट ऑफ डेडिकेटेड लेन के इंक्रोचमेंट से बचाना है, खासकर दिल्ली, बेंगलुरु में ऐसा बहुत बार देखने के लिए मिला है। सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करना है, पुअर रूट डिजाइन वगैरह जो है और उनको ब्रेक करके फिर वापस से रिक्रिएशन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मुंबई आर्टेरियल रोड्स हैव फ्यू सेफ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, सेफ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग नहीं है तो बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, ट्रैफिक रूल का इन्फोर्समेंट नहीं हो पाता, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स, ये सारी क्या है, इंजरीज है, इंजरीज के एग्जाम्पल है। एक दो एग्जाम्पल आप जान जाओगे, आराम से आप एग्जाम में लिख सकते हो। वाई एक्टिव मोबिलिटी मैटर्स इन अर्बन प्लानिंग, क्यों मैटर करता है? हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल गेन जो मैंने बताया अभी, सेफ्टी रिफॉर्म, सेफ्टी में रिफॉर्म होते रहेगा, क्लाइमेट गोल्स को सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट मिशन को इंटीग्रेट करता है, स्मार्ट सिटी मीटर्स एंड ऑन, और लोड्स एंड एमिशन, पॉल्यूशन को कम करता है। इंडियन सिटीज लीडिंग द वे, कौन सी सिटी लीड कर रही है? एक तरह से चेन्नई नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट पॉलिसी। चेन्नई वॉज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू अडॉप्ट a dedicated non-motorized transport policy in 2014, allocating 60%, I repeat, 60% of its transport budget to pedestrian and cycling infrastructure. पौंडी बाजार इज अ ग्रेट सक्सेस स्टोरी। अगर आपने पौंडी बाजार देखा है तो देख लीजिए, नहीं तो गूगल करके पौंडी बाजार आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। कोयम्बटूर एनएमटी प्लान, कोयम्बटूर साउथ इंडियन स्टेट्स इसमें आ गए हैं, वहां पे भी स्ट्रीट्स को सेफर रखा गया है। इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज एंड स्ट्रीट्स फॉर पीपल, लॉन्च अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन। यहाँ पे बहुत सारे सिटीज में वॉकिंग के लिए और साइकिलिंग के लिए प्रोजेक्ट डेवलप किए गए हैं और कुछ अंडर डेवलपमेंट में भी है। सूरत एंड पिंपरी छिंचवाड़
allocated funds ensure active mobility project are not just planned, they are actually built. तो ये सब एग्जांपल्स हैं इंडिया में कहाँ कहाँ एग्जांपल हो रहा है। ग्लोबल सक्सेस की बात करें, नीदरलैंड एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल एग्जांपल है। ओवर 35,000 किलोमीटर ऑफ साइकिलिंग लेन है डेली एंड कम्यूटर यूजर के लिए। वहाँ तो कई बार मिनिस्टर्स भी साइकिल पे आते हुए दिखाई देते हैं। जर्मनी में बर्लिन मोबिलिटी एक्ट गिव साइकिलिस्ट एंड पेडेस्ट्रियन लीगल प्रायोरिटी। वहाँ साइकिलिंग का, पेडेस्ट्रियन का अलग लेन है। वहाँ पे साइकिल वाले में पैदल नहीं जा सकते, पैदल वाले में साइकिल से नहीं, ऐसे करके आप जा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, नीदरलैंड और जर्मनी जो है इसमें एक तरह से लीडर का काम करती हैं। तो यही काम इंडिया को भी इन्फोर्स करना है। वे फॉरवर्ड क्या है? इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन और फंडिंग, मैंडेट dedicated non-motorized transport cells and budget allocation in all urban local bodies to ensure planning, execution, maintenance of active mobility infrastructure. बिहेवियरल चेंज करना है और अवेयरनेस को इंक्रीज करना है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। थैंक यू। जय हिंद।